दोस्तों यहाँ पे अशोक लेलैंड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अशोक लेलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू में हमको 45% का ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को अगर 100 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था तो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 45 रुपीज का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो यहाँ पे 6,972 करोड़। देखिए, ये सिर्फ इस क्वार्टर का है, जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का ये टोटल रेवेन्यू है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 241 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 19 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट अच्छा है और जो एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे थे क्योंकि उसमें हमें थोड़ा अनलॉकिंग हुआ था और जो डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो यहाँ पे डिमांड हमको फुलफिल होता हुआ नजर आया है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 82% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। देखिए, पिछले साल मार्च में भले ही कंपनी का जो अगर हम देखें तो ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई थी और मार्च में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ था, लेकिन तो भी 82% का ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। इसका मतलब ये कि एक अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे जनरेट हुई है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 6,972 करोड़ का। और आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल के स्टार्टिंग से यानी कि एक क्वार्टर 1 के कंपनी ने अपने प्राइसेस भी बढ़ाए हैं। और अगर यहाँ पे कंपनी ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, देखिए सिंपल की बात है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे कंपनी के बढ़ेंगे, क्योंकि जो 241 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे ऑलरेडी जो स्टील के प्राइसेस हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, वो ऑलरेडी बढ़ चुके थे, लेकिन उस वक्त कंपनी प्राइसेज नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि उस वक्त अनलॉकिंग हो रहा था इकोनॉमी में। और अगर उस वक्त वो प्राइसेज बढ़ाते तो उतना डिमांड जनरेट नहीं होता जितना होना चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पे क्वार्टर 1 से कंपनी ने प्राइसेस बढ़ाए हैं। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 241 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 57 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और ईयरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 0.60 रुपीज का, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 60 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो ऑल ओवर मेरे ख्याल से कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। अब देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि कंपनी लॉस में थी उसकी वजह से, लेकिन उसके बाद अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 3.92 टाइम्स का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव नजर आता है, लेकिन जो ऑटो स्टॉक्स है वो लगभग इतने ही वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हैं। और ये डिविडेंड की भी अगर हम बात करें तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है। तो री इन्वेस्ट में क्या होता है कि ज्यादा वहां पे मार्केट थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन एज कंपेयर टू जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है उनके कंपैरिजन पे वहां पे थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है। अब ये देखिए 2019-20 वाला फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे, देखिए मार्च में लॉकडाउन आया था तो उसकी वजह से वहां पे जो डिमांड कम हुई थी कंपनी की, तो उसकी वजह से हमको करेक्शन देखने को मिला था। और अराउंड स्टॉक अगर हम बात करें लॉकडाउन में शायद से अराउंड 40 रुपीज के लगभग भी पहुंच गया था, लेकिन उस वक्त जो लोग यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उन्होंने वहां पर पैसा बनाया है। तो इसीलिए आपको कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट वगैरह नहीं पढ़े तो कि उस वक्त कंपनी की मैनेजमेंट में साफ बोला था कि वहां पे थोड़ा डिमांड कम हुआ है, लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्ट्स है उनके जो ट्रक्स वगैरह तो उन्होंने वहां पे उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम पे उनके प्रोडक्ट की डिमांड वहां पे बढ़ेगी। तो इसीलिए वहां पर आपको मैनेजमेंट पे भरोसा दिखाना था, और जिन्होंने वहां पे मैनेजमेंट पे भरोसा दिखाया है तो उनको वहां पे अच्छा खासा शेयर में प्रॉफिट भी हुआ है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुआ है। अब ये देखिए 118 पे यहाँ पे अशोक लेलैंड का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 167 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अभी आपको ये स्टॉक 30% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है।
देखिए मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, लेकिन इसके सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप ऑटो स्टॉक देखोगे तो उसमें आपके पास आइशर मोटर्स भी है, फिर उसके बाद में एस्कॉर्ट्स है, एस्कॉर्ट्स के अलावा अगर मारुति देखें जो कार का प्लेयर है, फिर उसके बाद में पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन बहुत अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर डिसअपॉइंट करती है तो वहां से पैसा निकलकर जो के कंपटीटर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वहां पर पैसा जाता है। तो अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड जनरेट हो रही है। और अभी अगर हम बात करें तो इंडिया में जो इंपोर्ट की जो हमको अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हमको इंपोर्ट भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है और एक्सपोर्ट जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें लिंक्ड है जो हमारे ट्रक की डिमांड को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी अशोक लेलैंड के अंदर इन्वेस्टेड है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। और ये जो क्वार्टर में जो कंपनी का परफॉर्मेंस है इससे जो नॉर्मल सिचुएशन में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है ये यहाँ पे कंपनी ने उसको भी बताया है। अब इसके बाद में अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से यहां पर एक बार के लिए स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी करने के लिए मैं अवॉइड करूंगा। अब इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रैल से लेके जून वाला जो क्वार्टर है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकता है। देखिए मार्केट को पहले से पता है कि ये जो क्वार्टर्स हैं ये थोड़े डिसअपॉइंट कर सकते हैं, ये मार्केट को पहले से पता है, लेकिन वहां पर मार्केट कैसे बिहेव करता है ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से क्वार्टर वन में कैसे परफॉर्मेंसेस रहते हैं और उसमें मार्केट कैसे रिएक्ट करता है तो वहां तक के लिए एक लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने के लिए वहां तक आप वेट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। मैं होप करूंगा कि आपको इसके रिजल्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।